we start a new topic, India and a developing economy. a developing का मतलब होता है विकासशील. क्या होता है? विकासशील. विकासशील. भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था है. अब कैसे है इंडिया की इकोनॉमी एक विकासशील, इसको देखेंगे हम लोग. बहुत पहले से फॉर लॉन्ग डिफाइंड एज अंडर डेवलप्ड कंट्री. अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, जिसका कि हम किसी वीडियो में हम लोग जिक्र किए भी थे, तो उसको आप लोग देख लेना. फिर इसमें भी बात कर रहे हैं हम लोग. अंडर डेवलप्ड मीन्स होता है अल्पविकसित, इज नाउ कॉल्ड अ डेवलपिंग इकोनॉमी. मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडियन इकोनॉमी हैज बीन नोन एज द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. टुडे this is known as developing economy. Why? A developing economy is not just a new and more respectable name of an underdeveloped economy, but it is the recognition of the fact that the poor backward country is making deliberate and conscious effort to shed its poverty and stagnation and move on the path of economic growth and prosperity. Means कि from independence the Indian economy was known as the underdeveloped economy, but now we are called the developing economy. Why we are called the developing economy? Somewhere you will read, कहीं कहीं पे आप जरूर देखे होंगे कि कहा गया है कि चूंकि underdeveloped term is not very good to read or to see, that's why not respectable, that's why इन सारे देश को एक रेस्पेक्टेबल नाम दिया गया कि अब इनको डेवलपिंग के नाम से जाना जाएगा. अच्छा नहीं लगता है अल्पविकसित कहना, इसलिए इसको विकासशील देश की संज्ञा दिया गया कि अब विकासशील देश कहने से लगता है कि एक रेस्पेक्टेबल नाम है. लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि ठीक है, एक तो है वो भी कि अगर आप किसी को सीधे कहिए कि वो अल्पविकसित है, घिसा पिटा, तो नहीं, वो ठीक नहीं लगता. तो कहते हैं नहीं भाई, वो प्रयासरत है. प्रयासरत यानी डेवलपिंग का मतलब होता है विकास की प्रक्रिया में हम हैं. वी आर विद द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वी आर रेडी टू, वी आर स्टैंडिंग टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्व्स. माने वी हैव इंस्पिरेशन, वी हैव डिसाइडेड टू चेंज आवर सेल्फ. और वहाँ पे बता रहा है कि नहीं, अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं भाई, बिल्कुल हम एकदम सुसुप्त अवस्था में है. तो ऐसा अंडर डेवलप्ड का मतलब वही होता है कि जब इकोनॉमी बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में हो, बिल्कुल वहाँ पे कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हो, तो वो ऐसी इकोनॉमी है. इसलिए यहाँ कहा गया कि एक रेस्पेक्टेबल नेम तो है ही, लेकिन सिर्फ रेस्पेक्टेबल नेम ही नहीं है, बट इट इज रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट कि पुअर बैकवर्ड जो इकोनॉमी है, कंट्री है, दे हैव डिसाइडेड टू एरेक्ट देयर इकोनॉमी. वो चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहता है. मतलब कि डेलिबरेट कंसेंसस उसके अंदर है कि हमें इकोनॉमी को बढ़ाने हैं. और पॉवर्टी एंड स्टैग्नेशन मूव ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, और वो प्रॉस्पेरिटी को गेन करना चाहता है. दस डेवलपिंग इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, बड़ा अच्छा लाइन है कि मिक्सचर ऑफ फीचर्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड स्टैग्नेशन इकोनॉमी एंड दोज ऑफ स्टीडली प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी. मीन्स कि हम आज के डेट में विकासशील देश हैं, तो उसमें सिर्फ अंडर डेवलप्ड ही नहीं है, वहाँ अंडर डेवलप्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी भी है, और कुछ सेक्टर्स में हमारे क्या हो रहे हैं, ग्रोथ भी हैं. मतलब दोनों चीज़ें हैं. हम ठीक हैं, मानते हैं कि कहीं कहीं पे हम बिल्कुल अभी भी बहुत पीछे हैं. जैसे इंडिया को लीजिए, पॉवर्टी में बहुत पीछे आज भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में पीछे आज भी हैं, ठीक है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. बदलाव हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं हमारे देश में. तो ये दोनों चीज़ हमारे देश में हो रहा है. अब गौर करेंगे, इसेंशियली a developing economy is an undeveloped economy on the march to prosperity. अब एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, आप कह सकते हैं
कि कोई डेवलपिंग इकोनॉमी को आप कह सकते हैं कि एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, बट ये प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर चल निकला है, डेवलपमेंट के रास्ते पर चल निकला है। मीन्स कि अब ये विकास करना चाहता है, डेवलपमेंट के प्रति इसका कमिटमेंट हो गया है। मतलब कि दीज पुअर कंट्रीज आर ऑन द वे ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे हैव कमिटेड, उसने टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने विकास के प्रति वो क्या हुआ है, डेवलपमेंट कमिटमेंट कर लिया है। इट इज एन इकोनॉमी विच हैज सेड ऑफ सम ऑफ द बर्डन ऑफ इट्स बैकवर्डनेस, कुछ तो अपनी पिछड़ेपन को कम किया, इज मेकिंग परसेप्टेबल प्रोग्रेस इन दी, यानी अब आप you can say that this country is very serious to transform its shape, its economy को वो बदलने के लिए क्या है, ये क्या है, शपथ ले लिया है। मतलब ये देश अपने बदलाव को चाहता है, उसके लिए प्रयासरत है, ऐसा नहीं है कि अब सोया हुआ देश है। इस तरह का परसेप्शन अगर आपको आ रहा है तो यह इकोनॉमी को हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में मानते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर में। मतलब कि एवरीवेयर यू विल फाइंड ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस स्टार्ट्स अप एंड द पीपल आर आल्सो अवेयर ऑफ डेवलप और ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इन अ वेरी मॉडर्नाइज या इन मॉडर्न स्टेट में वो अपने आप को बदलना चाहता है। दस डेवलपिंग इकोनॉमी इज वन विच हैज मेनी सेक्शंस दैट आर मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस। आप देखेंगे ऐसे में कि कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे एरियाज में इनका तेजी से विकास, डेवलपमेंट होता हो रहा है। स्टिल स्टेप्ड इन स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस। क्लियर है? मतलब कि ये बात सही है कि अभी भी वो क्षेत्र स्टैग्नेट है, वो क्षेत्र बैकवर्डनेस में है। मतलब वी कैन से दिस इज रियलिटी दैट द इकोनॉमी इज स्टिल बैकवर्ड और स्टिल स्टैग्नेशन, बट वी आर ट्राइंग टू mobilize the economy and we are trying to transform the economy. We have taken initiatives, we are curious, we are standing to do much more to break the stagnation. This very effect is called the developing or emerging approach of the particular thing, person or economy. That is why this very trend is called डेवलपिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इट हैज फीचर्स, इसके कई सारे फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, बट इट इज स्टिल ऑल्सो परसिंग इट डेवलपमेंट गोल्स विथ इंटेंसिटी एंड विगर। आज हम फिर से ये दिमाग में रखना है कि आज भी अगर कहो तो इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन ये थियोरेटिकली एक डेवलपिंग कंट्री है। प्रैक्टिकली में तो हम लोग खड़े हो गए हैं, हमने अपने गोल रखे हैं और गोल के प्रति पूरी तरह से क्या है, ताकत लगा रखे हैं। पूरी ऊर्जा के साथ हम चाहते हैं कि उस अंडर डेवलप्ड के जो स्टिग्मा है उसको हम दूर करें। और हेयर वी टेक अ क्लोज लुक एट बोथ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्या दोनों में क्या फर्क होता है। फीचर्स ऑफ इंडियाज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में फीचर्स थोड़े से हम लोग देख लेंगे, ध्यान देंगे। इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। आप जितना भी देखिए, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि भारत बिल्कुल एक विकासशील देश ही पूरी तरह से। पहले एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर्स को समझिए। भारत की इकोनॉमी को आप एक अंडर डेवलप्ड के रूप में भी आप देख सकते हैं, ध्यान देंगे। अब है कि यहां लो पर कैपिटा इनकम मिलेगा आपको, नो डाउट, बहुत कम पर कैपिटा इनकम है भारत में। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत लो है। एग्जिस्टेंस ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। We have resources, we have manpower, we have man resources, we have manpower, surplus manpower, but we cannot make our manpower as a man or human resources. आज भी हम नई रिसोर्स बना पाए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं हमारे देश में, आप कह सकते हैं। It is on account of these basic characteristics that Indian economy
तो आप ऐसे में ये न्यूक्लियर में पाए जाते हैं। एवर सिंस इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू डेवलप इट्स इकोनॉमी ऑन इट्स मेकिंग सीरियस, लेकिन हमने इसको बदलने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। मतलब कि अब हम ये चाहते हैं कि हमारा पर कैपिटल इनकम ही बढ़े, और बढ़ भी रहा है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो था वो है भी, पर हम उसकी ओर बढ़ चले हैं, उसको आगे कर रहे हैं। अपने मैन पावर को यूटिलाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और अपने ह्यूमन और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका भी प्रॉपर तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हार्नेस करने यानी यूजअप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि द एफर्ट्स आर इन अ डायरेक्ट इन अ राइट डायरेक्शन, द एफर्ट्स आर इन ए राइट डायरेक्शन, बट द सिचुएशन इज स्टिल स्टैग्नेंट। लेकिन हमारी प्रयास बिल्कुल सही जा रही है, ध्यान देंगे। अब है लो पर कैपिटा इनकम। अब देखेंगे हमारा ये लो पर कैपिटा इनकम जो है वो इतना है कि डेवलप्ड कंट्री से तो बहुत नीचे है भाई, बहुत नीचे। आप जो भी ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हमसे है। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 12 की जो रिपोर्ट है, इंडिया हैड पर कैपिटा ग्रॉस, इसका इतना है, ये 10 का डाटा है, और भी करेंट डेटा हमें देखना होगा। विद दिस पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया रैंक्स अमंग दी पुअरेस्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ सम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल, इनके बराबर लगभग हम हैं। तो लगभग जो अमीर देश है हमसे 70 गुना, स्विट्जरलैंड 35 गुना, अमेरिका का पर कैपिटा इनकम 30 गुना, यूके का, जर्मनी का, इनका पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है। क्यों है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा? बिकॉज कि उनकी इनकम ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। उस देश की जीडीपी ज़्यादा है एंड द पॉपुलेशन इज लो, दैट्स वाई द पर कैपिटा इनकम मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे लो लेवल्स ऑफ लिविंग। लो लेवल्स ऑफ लिविंग, लो पर कैपिटा इनकम इन इंडिया in the underdeveloped countries result in very much depressed levels of living of their people। अब देखेंगे लो लेवल, बिल्कुल लिविंग लेवल बहुत बहुत नीचे है। मेनी ऑफ द कंजम्पशन नीड्स रिमेन अनफुलफिल्ड, बहुत लोग की बहुत जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। दे आर नॉट इन ए कंडीशन टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स। फूड कंजम्पशन ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री अराउंड लगभग इतना है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में 3000 कैलोरी है, हमारे देश में 2000 कैलोरी है। दिस इज द बिग फिगर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट अब देखेंगे क्लॉथिंग में, देखेंगे शेल्टर में, देखेंगे अल्सो फेनोमेना, कपड़ा घर, मैल्यूट्रिशन, हंगर, डिजीजेस एटसेट्रा हमारे देश में ज्यादा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब कि एक हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ हम नहीं जी रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेड टू लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज क्वाइट लो। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत नीचे है डेवलप कंट्री से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब, लेकिन फिर भी हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ रही है, माना कि बहुत नीचे है फिर भी, लेकिन हम डिजायर डायरेक्शन में, हमारे यहाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है, यानी इंप्रूवमेंट इज इन डिजायर डायरेक्शन। ऐसा नहीं कर सकते कि इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अब तो कुछ है नहीं। हाँ, माना कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आर वेरी लार्ज बट आवर एफर्ट्स आर, कमिटमेंट इज वेरी स्ट्रांग। वी आर स्ट्रांगली कमिटेड to change the economic life of my people of India। हम उसके लिए तैयार हैं, हम बदलना चाह रहे हैं, हम बेहतर जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बैकवर्डनेस। तकनीक में भी हम पीछे, दिस शुड बी रियलाइज्ड। इकोनॉमिक्स में इसे रियलाइज किया जाए। तो प्रोडक्शन जो इम्प्लॉयड है, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स आर
तो वहाँ पे देखेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कि अभी भी आउटडेटेड मशीनरी रहता है वहाँ पे, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो आउटडेटेड. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज लार्जली कैरिड टू विद द टेक्निक्स which are centuries old. Our technology we employ in agriculture sector is very low. मतलब कि 100 or 200 years ago the technology was adopted. The same technology we are adopting in our agriculture sector. There was no changes in the equipments and technology, particularly in agriculture sector. आज भी हम देखेंगे नेक्स्ट. Most of the industries still employ techniques which have long been discarded in the West. Means in the United States of America, Japan, Germany already discarded this technology, but we are implying, we are using, these technologies are with in the Indian industries. That's why the industrial development is very poor, is not profitable, is not very fertile. So these are the basic problems. The transport sector still needs much of the improvement. वहाँ भी जरूरत है. कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी. अब एनर्जी में देखें कोल, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, गैस एटसेट्रा यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी is taken to be a good index of technological advancement of an economy. अब इनकी क्या जरूरतें हैं? कोल की क्या जरूरत है? इनकी क्या जरूरत है? नेक्स्ट, टेकन टू बी द गुड इंडेक्स, कितना हम ले रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के लिए. एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इज ओवर 30 टाइम्स लेस देन. तो आज इस महीने में भी हम बहुत पीछे हैं. इट मीन्स कि वी आर नॉट यूजिंग या वी वर नॉट यूजिंग कोल, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, गैस इन अ ऑप्टिमम लेवल. दैट इज वाई कि तो कनाडा, यूएसए, यूएई, इन सब देशों से लगभग 30 टाइम्स हम कम हैं. तो नो डाउट हमारी प्रोडक्टिविटी भी उतना ही कम रहेगा. फोर्थ है लो प्रोडक्टिविटी. देयर आर वाइड difference in the level of productivity in different sectors between the advanced and backward countries. The average productivity of Indian agriculture is about 1/4 of the productivity. अब देखिए कह रहा है क्या एवरेज जो प्रोडक्टिविटी हमारा खेती बाड़ी में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो लगभग 1/4 के बराबर है अमेरिका से. मतलब बहुत हमारी प्रोडक्टिविटी कम है. वी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. कैसे करेंगे? बाय इम्प्लाइंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सीड्स, मॉडर्न, और बाय सेटिंग अप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. अब आप अगर हम चाहें, अगर अपने लैंड को मैक्सिमम लैंड जो भी है उस पर खेती करा लें, उस पर टॉप क्लास का बीज, हाई HYV हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड्स लाएं, फर्टिलाइजर्स लाएं, और खास करके उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंस की सुविधा भी करें. तो ऐसे में वी कैन इंक्रीज दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, बढ़ा सकते हैं. हालांकि ये प्रयास भी हमारे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कनाडा वगैरह से बहुत पीछे हैं. ये प्रोडक्टिविटी एडवांस और बैकवर्ड में है और आल्सो सिग्निफिकेंट, ये भी जरूरी है. सिमिलर डिफरेंस इन प्रोडक्शन एग्जिस्ट इन देयर टर्शियरी सेक्टर. और ये टर्शियरी सेक्टर में देखिएगा तो भी हम पीछे हैं. टर्शियरी सेक्टर का मतलब सर्विस सेक्टर में, मतलब कि उन सेक्टर में जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उनसे हम इस सेक्टर में भी कम हैं. तो ये दिक्कत है. अब है एक्सेसिव डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी. यू विल फाइंड इन इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज देयर एक्सेसिव. अब आप देखें कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग कहाँ हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर पे हैं. एंड अदर प्राइमरी इंडस्ट्रीज लाइक फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन पर हैं. तो अभी भी इंडिया एक
एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब कि मैक्सिमम लोग कहाँ हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। ये भी एक दिक्कत है। ओवर हाफ 52% वन ऑफ द वर्किंग फोर्स डायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 52%, नॉट ओनली इन इंडिया, ना सिर्फ भारत में। अदर अंडर डेवलप्ड कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप and Latin America, the proportion of working force engaged in agriculture and other primary industries vary between 2/3 and 3/4। लेकिन इन अमेरिका में, माने दुनिया के किसी भी देश, लगभग जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पे मतलब दे रहा है कि कितने लोग लगभग हैं, तो लगभग है वहाँ पे दिया हुआ है कि 2/3 और 3/4 पॉपुलेशन जो है ना, वो लगभग, और 52% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ इंडिया में है, वो इन सेक्टर में लगा हुआ है। लेकिन अमेरिका, यूके में देखेंगे आप कि 2 to 3% लोग ही मात्र वर्किंग फोर्स है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इवन इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर डज नॉट बी गो बियॉन्ड 6 to 10%। और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी, न्यूजीलैंड में भी आप 6 to 10% वहाँ पर क्या है, उसका वो है। एंड द नेक्स्ट इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स हाउ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ब्लॉकेड द इकोनॉमिक ग्रोथ। The rate of growth of population in underdeveloped countries generally high. You will find high rate of growth of population in developing country. There are many reasons behind it. First, lack of education. Second, lack of medical facility. Third, lack of awareness. All these causes force the rapid growth of population. This is primarily because of the high birth rate. If the death rate was equally high as it is most of the backward countries, growth of population should have been quite slow. अब देखिएगा कि lack of medical facilities और proper medical facilities, the death rate is also high and birth rate is also high. When both the rates are also high, in that situation there will be no concrete changes or growth in the population, में कोई बदलाव नहीं होता है। बट विद द स्प्रेड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। तो प्राइमरी स्टेज में जब आप पॉपुलेशन में पढ़ेंगे तो स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन में, तो व्हेन पॉपुलेशन में क्या होता है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है, तो इन दैट केस की पॉपुलेशन अपने आप चेक्ड हो जाता है। बट इन कोर्स ऑफ टाइम द मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज and spread of medical facilities and general education, the death rate becomes lower. People knows how to be healthy by using medical facility. They are aware of the health and they are also educated, they become educated. So in a educated society or society where there is good facility of medical facilities, in that society death rate is checked or lower, controlled. This leaves quite a big gap between the birth rate and death rate, but the birth rate is continually increasing by the same growth. In that case,
we will find a gap between the birth rate and death rate. Means the birth rate is increasing but death rate is controlled. In that situation, the rapid increase in population can be seen. तो आप देखिएगा कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है. ड्यूरिंग 61 to 70 the birth rate was 41.2% to per thousand, not percent, per thousand, while the death rate, this result in a rapid increase in population, जिसके कारण पॉपुलेशन रेट बढ़ा. ड्यूरिंग 61 to 70 birth rate was 41.2% per thousand, while the death rate, मतलब यहाँ पे एक लाइन जो है वो एक्स्ट्रा लाइन है यहाँ पे. तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ 61 to 70 में, बर्थ रेट 41.2 पर थाउजेंड बढ़ी, while the death rate was 19 पर थाउजेंड, मतलब लगभग आधा का अंतर हुआ. मतलब कि डेथ रेट पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है यहाँ पे. तो रिजल्ट क्या हुआ कि वेरी हाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का देखा गया 60 to 70 में. द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल हायर ड्यूरिंग 70 to 80 में भी देखा गया. वेन इसमें क्या है कि बर्थ रेट और नीचे गो डाउन, बर्थ रेट 37.2 पर थाउजेंड रहा और इंक्रीज बाय इतना मिलियन. और ड्यूरिंग दिस डिकेड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज बाय 71 में पॉपुलेशन लगभग इतना मिलियन बढ़ोतरी हुआ. इन 71 टू और 683 मिलियन बढ़ करके कहां आ गया 81 में. पॉपुलेशन लगातार बढ़ा. तो सारे आंकड़े हैं. इंडिया पॉपुलेशन इंक्रीज टू इतना मिलियन 1028 मिलियन, thus adding another 180.8 million people to the already high population. अब देखेंगे मार्च का, और उसके बाद फिर एक नया सेंसस आने वाली है. उसके जो आंकड़े होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे. मार्च में अब देखेंगे 11 में इंडिया का पॉपुलेशन इतना मिलियन, विच सोज एन इंक्रीज इन इतना मिलियन पर्सन, यानी 1210 मिलियन, और यहाँ पे 181 मिलियन बढ़ोतरी हुई है बिटवीन 11 से 1 से लेकर के 11 तक में. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉपुलेशन में थोड़ी सी डिक्लाइन नजर आ रहा है, नीचे गिरा है. अब देखें, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एड्स टू दी लायबिलिटी ऑफ द सोसाइटी. मेन ये फैक्टर को देखना है. यदि पॉपुलेशन बढ़ रहा है लगातार तो इट एड्स टू द एबिलिटी ऑफ द सोसाइटी एज मोर एंड मोर प्रोविजन हैज टू बी मेड for food, clothing, shelter, medical care, education, etc. This calls for a higher rate of economic progress in order to maintain even the same level of living. Next है existence of unemployment and disguised unemployment.
अब है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। You will find employment and hidden unemployment. Unemployment, underemployment and disguised unemployment are very common features of the underdeveloped economy. ये इस तरह के जो चीज़ें हैं, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज वेरी कॉमन फीचर इन अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी में। सिंस पॉपुलेशन ग्रोज, निश्चित रूप से पॉपुलेशन के साथ लेबर फोर्स भी बढ़ेंगे एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ऑफ द पीपल। एंड सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हु आर कैपेबल ऑफ टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। लोग सक्षम भी हैं, लोग कैपेबल भी हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। संभव नहीं होता अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है। कंसिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन। तो ये चीज़ होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ बिकम मोर वाइड स्प्रेड इन स्पाइट ऑफ द ट्रेमेंडस एफर्ट्स दैट हैव बीन मेड टू क्रिएट मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द 5-year प्लान। पंचवर्षीय योजना में बहुत कोशिश किया गया, बट फिर भी we are not in a condition to provide employment to all. हम नहीं दे पाए। in the agriculture sector of the economy, कृषि में आप देखेंगे कि इस तरह का बेरोजगारी पाई जाती है। तो प्रश्न है कि where the disguised unemployment is found? Disguised unemployment is found in the agriculture sector. In agriculture, more people are engaged that are actually needed there. तो देखेंगे क्या कि खेती में जो है बहुत सारे लोग इंगेज हैं, लेकिन उनकी जरूरत वहां नहीं है। नॉट एक्चुअली नीडेड देयर। एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर लीड्स टू अ शार्प ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, but because of lack of any alternative employment, people continue to keep on working in agriculture. लेकिन अब कोई दूसरा हमारे पास चारा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने खेती में लगे रहते हैं। यहाँ तक के कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 0 है, और यहाँ तक कि निगेटिव ही है। मतलब हम लग गए उस खेती में, फिर मेरा भाई भी उसमें लग गया, कोई और लग गया, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रहा है, बल्कि और जीरो भी निगेटिव में भी आ रहा है। फिर भी हम लोग लगे हुए। ये सारे लोग शेयर द नेशंस इनकम विदाउट मेकिंग एनी, मतलब कि हम बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे इकोनॉमी के लिए, फिर भी हमको उसमें हिस्सा चाहिए। तो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, एडप्ट नहीं हो पाता। सिंस दे आर ओनली सुपरफिशियली एम्प्लॉयड, तो मान करके चलते हैं कि वो लोग सोचते हो कि हम भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। वो उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल 0 है। वो एम्प्लॉयड रह करके भी अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयमेंट होने से, वहाँ पे उनके उस खेत में लगे होने से प्रोडक्टिविटी कोई बढ़ नहीं रहा है, बल्कि और भी 0 का 0 रह रहा है। मतलब कि जो प्रोडक्शन एक व्यक्ति मिल करके अगर 100 मन प्रोडक्शन कर रहा हो उस खेत से, तो उसमें 3 लोग 4 लोग भी मिल गए तो 100 मन ही, यानी या 100 क्विंटल ही वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन पे कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है। दे आर दी ड्रेन अपॉन कंट्रीज रिसोर्सेज एंड हिंड्रेंस इन द वे ऑफ, तो इससे भी क्या होता है, इकोनॉमी के लिए वो बाधक है, समस्या है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल मीन्स होता है जिसको कहते हैं PQHC। ये है कि इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज वेरी पुअर because they are not trained, they are not highly educated,
ये लेबर जो है इनके पास कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इकोनॉमी के लिए। लेबर तो बहुत जरूरी होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, श्रम का होना बहुत जरूरी। वी नीड लेबर टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेस। लेबर की जरूरत है रिसोर्स को करने के लिए, बट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लेबर मस्ट बी स्पेंट अपॉन द इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर उनकी भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट में लेबर की जरूरत होता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो भी दिक्कत है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड सोशल सर्विसेज गोज अ लॉन्ग वे टू मच टू द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब शिक्षा पर, एजुकेशन पर, मेडिकल, सोशल सर्विसेज पे कंट्री का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया मासेज स्टिल कंटिन्यू टू बी इलिटरेट। तो देखेंगे क्या कि थैंक यू कि इंडिया में फिर भी इतने सारे खर्च हो रहे हैं, हेल्थ पे भी, अन्य पे भी, फिर भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्या है, वो इलिटरेट रह जाती है, इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट का मतलब क्या है? पढ़ा लिखा लोग नहीं है। नतीजा क्या होता है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन फेट एंड सुपरस्टिशन। अब वो भाग्य पर और भ्रम पर बहुत ज्यादा असर डालता है, भाग्य और भ्रम उन पे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस में द लिटरेसी रेट हैड गॉन अप टू 74% कंपेयर टू 32% से। देखिए कितना आगे बढ़ा लिटरेसी रेट। 51 में इंडिया का लिटरेसी रेट था 32%, जो बढ़ करके 74% हुआ। यानी कब हुआ? तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली में। इट मीन्स लगभग हम दुगना का चढ़ाई किए। दो दिस इज अ बिग अचीवमेंट्स, येट स्टिल ओवर अ क्वार्टर ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन इज इलिटरेट। ये एक बहुत अचीवमेंट है। फिर भी हमारे जो पॉपुलेशन है आज भी, मतलब ये नहीं है वी हैव जंप्ड, हमने छलांग लगाई, हमने लोगों को लिटरेट किया, बहुत लोगों को बहुत लेवल तक के लिटरेट किया। यानी 32 से 74, मतलब करीब दुगना से भी अधिक। एक बड़ी बात है। फिर भी फिलहाल जो कंडीशंस हैं कि क्वार्टर of country's population is still illiterate, which needs education to improve their skill and efficiency. तो अभी और भी जरूरत है इसकी ओर काम करने का, so that we can increase the skill and efficiency of the people, of the laborer. The next point is dualist economy. What is dualist economy? What is dualist economy? Dualist economy है क्या? The underdeveloped economies including India are dualistic in nature. तो भारत जैसे देश में एक ड्यूअलिस्ट नेचर है हमारी इकोनॉमी का। कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर है। मीन्स कि द मॉडर्न सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड द ट्रेडिशनल वंस एग्जिस्ट साइड बाय साइड। मेरे देश में मॉडर्न सेक्टर और जो है ट्रेडिशनल वन दोनों एक साथ चलता है। ईच हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। दोनों का एक अपना स्पष्ट पहचान है।
चाहे वो पुराना सेक्टर हो नया सेक्टर हो, दोनों की अपनी पहचान है। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल के लिए सम इंडस्ट्रीज इंप्लाई द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आप कुछ जगह पे देखें कि बहुत हाईटेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बड़ा हाईटेक। जो मैनेजर्स हैं दे आर वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, टेक्नोलॉजी इज वेरी sophisticated there, very important advanced technology I will find, while many other cling to their outdated technique। लेकिन अब जाएंगे कहीं कहीं पे तो you will see that कि वो लगभग 50 साल 100 साल का जो टेक्नोलॉजी अभी भी वो चल रहा है। सिमिलरली स्मॉल पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट एग्जिस्ट इन टाउन्स। तो आप देखेंगे कि यू विल फाइंड शार्प कंट्रास्ट। शहर में देखेंगे बहुत, टाउन्स में डेवलपमेंट है, मेट्रोपॉलिटन में डेवलपमेंट है, वेयर द इंडस्ट्रीज हैज गॉन एंड द ट्रेड इज फ्लोरिशिंग। मतलब कि इन जगहों पे इंडस्ट्री बहुत हाईटेक है, वेरी एडवांस्ड है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ऑन द अदर हैंड इन रूरल एरियाज you will find, still you will find the there is mass poverty, backwardness, stagnation, old things. Some sectors are well organized, बहुत ऑर्गेनाइज होता है, मॉडर्नाइज होते हैं, और कुछ एरिया अनऑर्गेनाइज होते हैं। while large areas remain unorganized and लूज नीट, और कुछ सेक्टर बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक बने हुए नहीं होते। अब आपके एग्जाम्पल के लिए एक हल्का सा हम एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि आपने जावेद हबीब का नाम जरूर सुना होगा, हेयर ड्रेसर है। एक जावेद हबीब भी है, वहाँ पे लोग अपने बाल स्टाइलिश बनवाते हैं। दूसरे सलून भी है, और तीसरे आप गांव में अभी भी जाइएगा तो देखिएगा कि ज़मीन पर बैठ कर के लोग जो बार्बर होते हैं हमारे बाल को चटनी करते हैं। उनके पास वही चीज़ है जो कि आज से 200-400 साल पहले की थी। लेकिन आप देखें जावेद हबीब में जाएं तो मशीन से हेयर कट होता है, एयर कंडीशनर सिस्टमेटिक लगेगा नहीं कि वहाँ पे बड़ा साफ सुथरे तरीके से होता है। उसी तरह से आप होटल्स देखिए, रेस्टोरेंट देखिए, पुराने ज़माने का और नए ज़माने का, तो आपको ये चीज़ दिखाई देंगे। The above features point out that the India is an underdeveloped country. बिल्कुल, other underdeveloped countries of the world also possess similar। तो दुनिया में जितने भी अंडरडेवलप्ड कंट्री होते हैं वही चीज़ होता है, चाहे वह इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, या कोई साउथ अफ्रीकन का कंट्री हो, या अमेरिका का कोई कंट्री हो, अन्य का। यू विल फाइंड द सिमिलर फैशन ट्रेंड्स एंड फीचर्स। इन द ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिली जब हमारी, भारत हैज अवेकेंड, इंडिया खड़ा हुआ टू दी नीड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए डेवलपमेंट के। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज एफर्ट्स द पेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ गैदर्ड मोमेंटम। तो ऐसे में क्या हुआ, हमारे विकास का जो था वो गति बढ़ी। एंड द कंट्री इज मेकिंग ए स्टडी दो समवॉट स्लो प्रोग्रेस। मतलब हमने मोमेंटम पाया, एंड द कंट्री इज मेकिंग ए स्टडी, देश लगातार प्रयास किया। मान लो कि ठीक है हमने कोशिश किया, ज़रूर हमारी ग्रोथ रेट थोड़ी सी स्लो है, बट ऐसा नहीं है कि हम ग्रोथ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तैयार नहीं हैं। वी आर रेडी, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक इंडिया progressive country, a developing country, a developed country. But challenges are big and our progress is being in a right direction. हाँ, ये सही है कि ये वो अभी क्या है, वो स्लो है, उतनी फास्ट नहीं हुई जितनी कि होना चाहिए। अब ग्रोथ ओरिएंटेड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे आप देखेंगे।
हर बात को बड़े सिस्टमेटिक हम आप लोग को डील कर रहे हैं ताकि इंडियन इकोनॉमी के बारे में वो हर चीज़ जान लीजिए, ताकि वो अब पीटी हो, मेंस हो, फॉर एसए हो, एवरीथिंग यू विल डू बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में ग्रोथ ओरिएंटेड क्या होता है, यानी हमारा ग्रोथ का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट, हमारा क्या डेवलपमेंट है, इंडियन इकोनॉमी किस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है, कर नहीं भी रहा है, क्या है, उनके बारे में अब आगे हम लोग बात करें। देखिए, इंडिया टुक अप द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट विथ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट 5-year plan 1951. I have already discussed that the planning commission was started in 1951. 51 में हमारी योजना आयोग शुरू हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 50 में, एंड वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इन द फॉर्म ऑफ 5-year plan in 1951. द प्रॉब्लम्स वर मेनी एंड द चैलेंजेस वर मैमथ। देखिए, लाइन समझिए, इस लाइन को आप लिख सकते हैं मेसे में। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे और जो चुनौतियां थी वो बहुत ज़्यादा था। निश्चित रूप से जब हमारी चुनौतियां ज़्यादा हो और प्रॉब्लम्स भी अधिक हों तो ऐसे में तो हम कैजुअल कोई प्रोग्रेस ला नहीं सकते। अगर हम चाहेंगे कैजुअल प्रोग्रेस ले आए, उन प्रॉब्लम्स को डिफीट करें, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। तो वी विल हैव टू डिटरमिन, आपको निश्चय डिटर्मिनेशन करना होगा, किसी चीज़ के प्रति डिटरमाइन करना होगा। तो वो था वॉज इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड द इंथुजियाज्म वाज अनबाउंडेड। मतलब कि हमारी जो इरादे थी वो बहुत अच्छी थी, मजबूत थी, और हमारे जो जोश थे, हम बड़े जोश में भारत की इकनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने एक डिटर्मिनेशन किया और एक प्लान किया कि हम प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, और इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से योजना का मूल्यांकन, योजना का पहले तो पता किया जाता था कि हमारी क्या प्रायोरिटी सेक्टर है, किन को पहले आगे बढ़ाना है, किन पे कितना फोकस करना है। तो एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स का ये काम था कि वो ओवरव्यू करे, और ऐसे में एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग इंथुजियाज्म एंड अनबाउंडेड, इतनी ज़बरदस्त जोश के साथ, मतलब एकदम असीमित जोश के साथ हमने प्लानिंग कमीशन को शुरू किया। योजना आयोग was started in 1951. This stagnating agriculture means that time our agriculture sector was stagnating and was needed to be transformed to usher in an era of rural prosperity, and industry was to be expanded, modernized and developed to lay the foundation of the strong economy. In the beginning of the economic transformation after independence, the major focus was the primary sector, the agriculture sector. Because agriculture sector, the development cannot take place. That is why first of all it was focused, and to break the stagnation of in agriculture sector, कहा गया कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले तरक्की करना है। If we want to assure rural prosperity, assure rural prosperity, the agriculture sector, the development of agriculture sector was mandatory. That's why agriculture sector was focused in the first 5-year plan. Jawaharlal Nehru became the chairperson of the first 5-year plan. In this planning, the major focus was agriculture sector. Approximately 24% of total expenditure was allocated for the rural
and agricultural development. In the first planning, we have adopted the model of Haradommer, which was dedicated to the agricultural upliftment, and in this planning, the agriculture was the major focus of growth and development, because this sector can increase the area of industrial development and the modernization and development of the economy overall. That is why this sector was focused. So the long term strategy were worked out and perspective plan were formulated. Next, the task involved a massive mobilization of resources, both physical and financial. Physical and financial, both resources was mobilized for the promotion and for the development of agriculture sector. अब देखेंगे यहाँ पे द एफर्ट रिक्वायर्ड वाज ऑफ द गिगेंटिक मैग्नीट्यूड, जो प्रयास थे निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा होने चाहिए। साधारण प्रयास से तो होता नहीं, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, गिगेंटिक थे, इमेंस थे। तो इंडिया वाज स्टैंडिंग ऑन द माउंट्स ऑफ these gigantic problems, and these problems will be dispelled not by at random approach, not by unserious approach, not by casual approach. That is why the government policy maker has taken very drastic action, very crucial efforts to mitigate these deficiencies, these problems. But the people and the government of India had made up their mind to forge ahead, and since then we have already been through 11 5-year plan while the 12th one underway. अब देखिएगा, और इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हमारे देश में लगभग 11 और 11 नहीं बल्कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। ये अलग बात है कि on the way the 12th 5-year plan was replaced by नीति आयोग, लेकिन through the different 5-year plans from 1 to 11 and to some extent 12 5-year plan, we were able to sort out to mitigate the problems of our country. With this, during the past 6 decades, India has made rapid progress. ऐसा नहीं है कि हमने प्रोग्रेस नहीं किया, हमने प्रोग्रेस किया, एवरी स्पेस में प्रोग्रेस किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे बेहतर हुए। An idea of the efforts that have been put in and the achievements that have been recorded can be had from the following. अब क्या क्या हुआ हमारा विकास, क्या क्या हुआ इन 60 years के और 70 years के पीरियड में, तो क्या क्या किस किस सेक्टर में हम सभी जगह विकास किए। पर चूंकि हमारे फिर भी हमारे अभी भी हमें और भी विकास चाहिए। डेवलपमेंट कभी अंत नहीं होता, दिमाग में रखना है कभी भी। विकास, डेवलपमेंट नेवर लास्ट्स, डेवलपमेंट नेवर लास्ट, प्रोग्रेस नेवर लास्ट्स, सक्सेस नेवर लास्ट। हाँ, फेलियर लास्ट्स बट सक्सेस नेवर लास्ट्स। ये डेवलपमेंट का जानना है। जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर हम कोई भी सफल होते हैं, मान लो कि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, अगर आप उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो एक चांस अगर वो लूज कर जाते हैं, दूसरे चांस पे मिस करते हैं, बट अल्टीमेटली वो ही बिकम्स बनते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन आप अगर कल को IAS बन जाते हैं तो फिर भी आपके पास बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आपका जीवन का कोई भी प्रोग्रेस ख़त्म हो गया, फिर आपको बहुत कुछ बनना है आगे, फिर प्रमोशन करना है, फिर आप चाहेंगे कि स्टेट सेक्रेटरी बने, फिर चाहें कि सेंट्रल सेक्रेटरी बने। मतलब कि यह है कि जो सफलता होती है, जो प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड इन नेवर एंड्स। सफलता कभी भी हमारा पूरा संपूर्ण नहीं हो सकता है, दैट इज वाई, और होना भी नहीं चाहिए अगर हम निरंतर अपने प्रोग्रेस को मेंटेन करना चाहते हैं तो। और यही चीज़ है कि डिस्पाइट ग्रैंड सक्सेस इन ऑल सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, हमें बहुत सफल हुए, हम बहुत सारे सेक्टर में सफल हुए, फिर भी हमें और भी सफलता चाहिए। और यह तो क्या है, हमारा जीवन
और जो देश का जो भविष्य, कि अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, उनके देश में भी ऐसा नहीं है कि विकास अब नहीं हो, रुक जाता है। विकास हमेशा होते रहता है, अलग अलग सेक्टर में विकास। इसलिए हम निश्चित रूप से हमारे देश में भी डेवलपमेंट हुआ इस प्लानिंग कमीशन से। फिर भी अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है फिलहाल। और फिर भी अभी भी हमारे देश में लोग पॉवर्टी है, अभी भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, और भी हमें आगे बढ़ना है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या हमने इस अचीवमेंट में पाया इस प्लानिंग कमीशन के 60 और 65 साल के ड्यूरेशन में। और आज फिलहाल 70 साल आज़ादी के, 70-72 साल हो गए। 72 क्या मतलब 75 साल हो गए लगभग। अमृत काल अभी चल रहा है हमारे देश का। आज़ादी के 75वें साल में विंटर कर गए। तो निश्चित रूप से हमारी जो सरकारें जो भी कर रही है, जिस माध्यम से कर रही हैं, अच्छा ही कर रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से हमें जहाँ लगता है कि हमें वो उसमें नहीं हुआ है, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग डेफिशिएंसीज आर, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं भी डेफिशिएंसी को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। दुनिया में किसी भी देश में प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। वी हैव राइट टू मेक कमेंट ऑन एनी डेफिशिएंट एक्टिविटीज़ एंड एनी डेफिशिएंसी, हम उसको कर सकते हैं निश्चित रूप से। चाहे सरकार किसी की भी रहे और सरकार कितने दिन भी चले, फिर भी देश की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में जरूर सुधार की आवश्यकता और ज़रूरतें पड़ती है। दैट इज, ये डेवलपमेंट का नियम होता है। इसलिए डेवलपमेंट कभी लास्ट नहीं करता है मानव की सभ्यता में। ध्यान देंगे, जिस दिन आग का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था, दैट वाज द ग्रेट अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग। और लोग बहुत खुश हुआ था कि अब तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। क्या उसके बाद भी, उसके बाद लगातार हो रहा है, हमेशा डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉब्लम्स आएंगे, डेवलपमेंट होंगे, नए चीज़ इन्वेंट होंगे। तो इसलिए दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। नोबडी कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आप नहीं इससे अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग होता है। ध्यान देंगे आप। तो क्या क्या हमने पाया? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुआ। ड्यूरिंग द सक्सेसिव 5-year प्लान, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड इन द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बहुत हुआ, अंडर द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा, पब्लिक सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा। कंसिक्वेंटली टू दीज ह्यूज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द 5-year प्लान, इसमें द रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी विच हैज ओनली अराउंड 8.4% था 50 में। देखिए आपके पास आंकड़े हैं रिफरेंस लेने के लिए। तो अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट रेट। अब इन्वेस्टमेंट रेट क्या होता है? जैसे मान लो कि जीडीपी अगर 100 रुपया हम कमाते हैं, तो हम उसमें से कितना खाते, कितना बचाते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट होता है। 100 रुपये में मात्र 8 रुपया या 8.5 रुपया, 8.4% हमारा इन्वेस्टमेंट रेट था 1950 में। निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट रेट वॉज वेरी लो। अब एक बात बताइएगा कि इफ़ योर इन्वेस्टमेंट रेट इज़ वेरी लो, हाउ कैन यू डेवलप योर सेल्फ, हाउ कैन यू अर्न मोर एंड मोर? ये तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अधिक होना चाहिए। इन 1950 to 51 इंक्रीज टू इतना %। और अब देखेंगे कि 51 इंक्रीज इन, हाँ, तो 50-51 से लेकर के अगर आज के डेट में 7-8 के जो आंकड़े हैं मेरे पास, अगर देखिएगा तो लगभग 38.1% हमारा बढ़ोतरी हुआ इन्वेस्टमेंट रेट में। अच्छा हुआ। फिर देखिए कुछ केम डाउन अराउंड, और ये फिर थोड़ा सा घट जा रहा है। कहाँ? 2011-12 में। क्यों घट रहा है? थोड़ा सा इसके बारे में रीजन जान लीजिए। घट इसलिए रहा है 10-11 में कि ग्लोबल रिसेशन आया 8 में अमेरिका में, ड्यू टू बेल आउट पैकेज के कारण, बेल आउट में सब प्राइम क्राइसिस के कारण इन अमेरिका रिसेशन अपीयर्ड, एंड दैट्स वाई इट इनगल्फ्स द इंटायर वर्ल्ड ऑफ द कंट्री। और सभी देश का जो जीडीपी था वो ग्रोथ रेट को इसने अफेक्ट किया। इन दैट पीरियड यू विल फाइंड दैट देयर इज स्लाइट इन द इन्वेस्टमेंट रेट, वो घट करके लगभग 2%, 1.5% के लगभग नीचे गिरावट आई इन्वेस्टमेंट रेट में। देखो जब इन्वेस्टमेंट रेट में गिरावट आएगी तो जीडीपी का रेट भी गिरेगा। तब फिर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में भी कमी आएगी, पॉवर्टी भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा निश्चित रूप से,
इसलिए इन्वेस्टमेंट इज द मेन ड्राइवर. इफ देर इज मच मोर इन्वेस्टमेंट इन गुजरात, देर इज मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट. दैट्स वाई देर इज लार्ज employment opportunity, poverty is very low there. But in Bihar there is less and less investment, that's why poverty is exists in Bihar, and unemployment, you will also find mass unemployment in Bihar because there is less and less and very minimum investment. That's why we give credit to investment. जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, दुनिया में इन्वेस्टमेंट जहाँ है वहाँ ठीक है. अब देखेंगे फिर 11 और 12 के दशक में साल में थोड़े से फिर इसमें बढ़े एंड 38% इन 11 ये 12 एंड 13 में 10. तो इस तरह से इसमें इतना हुए, मतलब कि 38 से गिर करके 36 पर आए. फिर एंड प्लेस्ड एट थोड़े से मार्जिनल इंक्रीज हुआ फिर 11 और 12 में, और फिर वो 12 और 13 में क्या हुआ, मार्जिनल थोड़े से और प्रोग्रेस हुआ. और फिर अभी का डाटा को भी देख लेना है आपको. तो दिस रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली मार्क्स अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट ओवर द लो रेट्स ऑफ 1950s and 60s, but also compare favorably with the rate in most of the advanced countries of the world today. आज ये जो चीज़ है, जितना से हम आगे बढ़े हैं, या न सिर्फ ये बताता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ा है, बल्कि हम एडवांस कंट्री की तुलना में भी हम लगभग आ गए हैं. जो एडवांस देश में जो इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ता है, यानी टुडे वी आर इन्वेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 38 रुपीज़ आउट ऑफ 100 रुपीज़ इन प्रोडक्शन. ये अच्छी बात है. इट इज़ अ गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल पर कैपिटा इनकम. अब नेशनल पर कैपिटा इनकम क्या होता है पहले देखेंगे. एज ए रिजल्ट ऑफ द मैसिव इन्वेस्टमेंट एफर्ट्स, प्रयास किए गए, योजना आयोग में बहुत प्रयास किए गए, नेशनल इनकम बढ़े इंडिया का. इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव रहा देश की राष्ट्रीय आय करेंट प्राइस पर और नेशनल इनकम. ये थोड़े से मेरे जो आंकड़े हैं वो आंकड़े को अपडेट करने की ज़रूरत है आपको. थोड़े से आप अपडेट कर सकते हैं मोटे तौर पे, चूँकि हम थोड़े से इकोनॉमी का हिस्ट्री बता रहे हैं, तो हो सकता है कि डेटा आपको इस साल का ना मिले अभी फ़िलहाल. तो वो डेटा आप खुद भी अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर उसके लिए एक अलग से हम लेक्चर रखेंगे इस इंडियन इकोनॉमी पे. और जो भी करेंट डेटा होगा, जो अपडेट डेटा होगा, वो अगले वीडियो में ज़रूर आप देखेंगे मेरे से, और वहाँ पे आप उसको फिर अपना यूज़ कर सकते हैं. तो यह था हमारे 50-51 में देश का जीडीपी था लगभग 73,99,935 करोड़ का. नहीं, वो तो 11 में है, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा और देख लेते हैं वो भी. तो लगभग हमारे देश का जो जीडीपी था ना, नेशनल इनकम, वो था 9,464 करोड़ का. चूंकि देखिएगा योजना ही बनी थी हमारा 1960 करोड़ की पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी. हम लोग योजना आयोग में जरूर ये बात करेंगे. तो इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान द टोटल एलोकेशन वाज 1960 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो निश्चित रूप से जो हमारी जो थी वो जीडीपी था हमारा 9,464 करोड़ का. कब का? ये 50 और 51 की बात हम कह रहे हैं. मतलब कि पूरी इकोनॉमी का हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आपको आ रहे हैं. आप यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट करेंगे. लेकिन याद रहे कि आपको फिर से फाइनल अपडेट के लिए हम एक लेक्चर ज़रूर डालेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जहाँ से हर चीज़ जो होगा वो अपडेट होगा, एकदम आज तक का होगा, वो हम लोग डील करेंगे. ये बढ़ करके लगभग 73,99,935 करोड़ 11 में आ गया. 11-12 में एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑन नेशनल इनकम. इट इज यूजफुल टू कंपेयर द नेशनल इनकम फिगर एट कांस्टेंट प्राइसेस. अब कांस्टेंट प्राइस क्या होता है और करेंट प्राइसेस क्या होता है, इसके बारे में
बेहतर होगा कि हम लोग डील करेंगे जब नेशनल इनकम के पढ़ाएंगे टॉपिक पे, तो ज़्यादा सही तरीके से इसको हम लोग डील करेंगे। तो थोड़े से आपको अगले वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कांस्टेंट प्राइस, और इसके प्राइस जो है लगभग क्या है 2 लाख करोड़ रुपीस हैं इतना लगभग, और आज 55 लगभग के करीब है। तो नेक्स्ट है द पर कैपिटा इनकम हैज ऑफ कोर्स, तो पर कैपिटा इनकम फेल टू रिकॉर्ड अ सिमिलरली इंप्रेसिव इंक्रीज। तो लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा नहीं रहा। दिस इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन आवर पॉपुलेशन। मतलब कि हमारी ग्रोथ, इकोनॉमी का ग्रोथ इंप्रेसिव है, हमारी इकोनॉमी एक बेहतर परफॉर्म किया इस पीरियड में, बट द पर कैपिटा इनकम इज नॉट इंप्रेसिव बिकॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज वेरी वेरी हाई। और जिसके कारण क्या होता है, ये डिटेल्स ये हमें पर कैपिटा इनकम को बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उस तुलना में बहुत अधिक है। This is mainly due to the rapid increase in our population, which has claimed a major share of the increase in national income, thereby preventing a corresponding rise in per capita income. अब समझ रहे हैं? मान लो कि सिंपल सा बात है कि अगर हमारे पर इसको पर कैपिटा इनकम को समझने के लिए भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से समझा देते हैं। मान लो कि अमेरिका में 10 लोग रहते हैं और इंडिया में 100 लोग रहते हैं। अब अमेरिका का इनकम हुआ 1 लाख रुपया साल का, तो मान लो कि सभी के हेड पे कितना गया, लगभग 10-10 हज़ार गया। और इंडिया का इनकम हो गया भी 1 लाख रुपया, लेकिन हमारे यहाँ 100 लोग हैं तो 1-1 हज़ार पड़ा। यानी कि प्रोडक्शन सेम हुआ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसके कारण क्या होता है, हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। ये रीज़न है, ये एक बड़ा रीज़न है, फैक्टर है। एट करेंट प्राइस दी पर कैपिटा इनकम इतना लगभग 264 रुपये था, कब 50 to 51 में, ये बढ़ कर के 61,000 और अभी लगभग 93,000 के लगभग है। ये हमने बताया कि हम लोग जब ये डेटा करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, डील करेंगे, करेंट डेटा लेकर के आएंगे। अब देखें इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट, इंडिया हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हमने पाया। Since it began its development efforts in, शुरू किए थे 50 से 51 में, the economy that was stagnant or slow moving prior to independence। तो जो इकोनॉमी था that was stagnant, ये क्या था, stagnant था, slow moving था इंडिपेंडेंस के समय में के पहले, लेकिन हमने प्रोग्रेस किया। the growth rate was low in the early, हमारा ग्रोथ रेट कब था 3 to 5 इतना में 51 से 80 तक, but picked up 5% and above between। अब देखेंगे तो निश्चित रूप से हमने कहा कि हमारा जो ग्रोथ चैलेंजेस बहुत थे, प्रॉब्लम्स बहुत थे, साधन कम थे, हमारे ह्यूमन रिसोर्स कम थे, वी हैव नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई कि 1951 टू 1980 तक के जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है वो 3 to 5% है। मतलब कि हम थोड़े से विकास कर रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं, बट बहुत सारे कारण हैं। मैं योजना आयोग में जरूर बात करूंगा कि क्या कारण थे, व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड दिस लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द जीडीपी, ये बात करेंगे। बट पिक्ड अप टू 5% एंड अबाउट अबव बिटवीन 1981 टू 2001 में हमने क्या किया, हमारा ग्रोथ रेट दिखाई दिया लगभग 5% के लगभग। देन ग्रोथ रेट बिकेम हाई एट 8% और हमने इसमें 8 और 9% भी ग्रोथ रेट किया। When the वर्ल्ड वाइड रिसेशन पुल्ड इट डाउन टू बिलो, और जब पूरी दुनिया में जब रिसेशन आया, वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया 2008 में 9 में, तो उनके कारण क्या हुआ कि सीधे स्लिप कर गया हमारा भी, तो 7% पे आकर के और लगभग और भी कम आ गया हमारा। तो इट वॉज नॉट द डोमेस्टिक रीजन बट इट वॉज द ग्लोबल फैक्टर्स दैट कंपेल्ड द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू कम डाउन। हमारा इकोनॉमी का भी ग्रोथ रेट नीचे गिरा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगले क्या हमने विकास किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी आपका चल रहा है, इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ऐसे लेटर राइटिंग के ऐसे के लिए आपके पास है, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप जब सवाल करेंगे, मेंस के लिए, पीटी के लिए, सारे एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी चल रहे हैं आपको।
अब ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में देखेंगे, फेयरली रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री हैज बीन विटनेस ड्यूरिंग द 5-year प्लान, कि देखा गया कि हमारा ग्रोथ रेट ठीक रहा, रैपिड ग्रोथ रहा, ठीक ठाक रहा, बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन द मेजर अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग हैज बीन डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री कैपेसिटी। आज इस दौरान में क्या हुआ है कि हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, यानी इंडस्ट्रीफिकेशन में डाइवर्सिफिकेशन आया, नए नए उद्योग धंधे खुले शुरू हुए, न्यू इंडस्ट्री हमारे देश में लगाए गए। द कंट्री इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन, अब आज के डेट में हमारा देश क्या है, एक सेल्फ सफिशिएंट है, खास करके कंज्यूमर प्राइस में, कंज्यूमर गुड्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। मतलब कपड़ा के लिए अलग फैक्ट्रियां बन रही हैं, फूड के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो टुडे वी आर अ वेरी मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की हमारे देश में नए नए चीज़ें बन रही हैं, नए नए फैक्ट्री खुल रहे हैं, नए नए स्टाइल के दुनिया में जो हो रहे हैं, उस तरह की कंज्यूमर गुड्स हमारे यहाँ भी बन रही हैं। इट हैज़ बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब पर्टिकुलरली ऑफ द कंज्यूमर गुड्स के लिए हम बने हैं, हमारे देश में बन रहे हैं। इंडिया कैन नाउ सस्टेन ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। और आज तो हम अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमी को एक सेल्फ रिलायंट के रूप में, खास करके कैपिटल गुड्स में भी धीरे धीरे हम बन सकते हैं और बन रहे भी हैं। देखिए, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खेती बाड़ी में भी हम लोग बढ़े हैं। नॉट ओनली इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नॉट ओनली इन, बट आवर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो प्रोग्रेस्ड। द एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज समटाइम्स सेड टू बी द मेकिंग नो प्रोग्रेस, कहा जाता है कि देयर इज नथिंग बट ओनली हॉल्टेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी स्लो एंड स्टैग्नेंट, बट दिस मिसकंसेप्शन डिस्पेल्ड ड्यूरिंग द years ऑफ प्लानिंग पीरियड। अब ये भी कुछ घटा है, इसमें भी आप देखिएगा कि एक अच्छे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, has shown a sufficient increase in the growth of output over the years of economic planning. Through the economic planning, we are successful. We have got success to eliminate the misconception that there is nothing but only stagnation in agriculture sector. उन चीज़ों को भी हमने क्या किया है, दूर किया है। और देखेंगे कि अच्छी हमें माइलेज मिला है, उसमें भी इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू। द इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बेस ट्राइनियम इंडिंग, इतना में देखिएगा 81-82 में, और वेंट अप इतना। तो द इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखेंगे 81-82 में 100 वेंट अप फ्रॉम 85 टू, तो यहाँ इतना है, यहाँ इतना बढ़ा 100। फिर आप देखेंगे 165.7, देयर आफ्टर इट रोज 250। तो इन केस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन में देखेंगे कि वो देखेंगे कि प्रोडक्शन में हम बढ़े हैं, रियली स्पेक्टेकुलर। गेहूं के प्रोडक्शन में तो बहुत शानदार हमारी सफलता रही है। द ओवरऑल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है वो गॉन अप, इतना में कितना, तो इतना था, मीट्रिक टन था। आगे देखिएगा फिर ये, और धीरे धीरे नॉन फूड क्रॉप्स टू हैव रिकॉर्डेड, यानी इसका भी हम लोग डेटा आपको, करेंट डेटा करके आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। यानी पूरे इंडियन इकोनॉमी पे रिलेटेड जो डेटा रहेगा, 2, 3, 4 घंटे का, 5 घंटे का लेक्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट फॉर योर स्टडी के लिए जो है, हम जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो इकोनॉमी है उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए, इंक्रीज बढ़ा है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब हमारे देश में भी एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन हम लोग शुरू कर दिए अच्छे पैमाने पे, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैकेनाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो वहाँ पे बढ़े हैं। यूज ऑफ बेटर सीड्स, HYV, खाद, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स वी आर यूजिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मल्टीपर्पज डैम्स आर बीइंग बिल्ट अप एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मानसून, कि अब चलो बारिश हो या नहीं हो, हमारा जो वाटर रिसोर्स है उसी वाटर रिसोर्स से हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर मैनेजमेंट करके और हम बेटर एग्रीकल्चर आउटपुट को गेन कर सकते हैं। ऑल दिस शो अ कंसीडरेबल डिग्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि हमने क्या किया है कि वी हैव
tried much more, we have taken many steps to modernize our agriculture sector, कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी मिसकंसेप्शन थे कि हम मानसून पे बेस्ड हैं, हमारी टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, हमारे फार्मर्स क्या हैं वो बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं, इन सारे कंसेप्ट मिसकंसेप्शन को हमने छोड़ा है और हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को एक क्या कैश काउ के रूप में लिया, बाय इम्प्लॉइंग न्यू टेक्नोलॉजी, by engaging the educated people and by setting up proper infrastructure, we are in a capable of reaping a good crops from the agriculture sector that will boost the overall Indian economy को बढ़ाएगा। तो हम वहाँ पर भी ठीक हुए हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड। अब सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड का मतलब होता है कि हम बढ़ाए हैं इन द व्यू ऑफ ब्रिंग अबाउट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। अब देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम जब विद द व्यू ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड इन द बिल्डिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक ओवरहेड। तो जरूरी है कि ओवरहेड सोशियो इकोनॉमिक ओवरहेड को बढ़ाना होगा। अब क्या है जरा गौर करें, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके तहत आधारभूत संरचनाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? आधारभूत संरचनाएं। अब आधारभूत संरचनाओं के बारे में आप लोग सारे लोग जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। अब मान लो देखो यहाँ पे दिया है कि सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया ऑफ पावर जनरेशन हैज गॉन अप मेनी टाइम्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक होता है रोड भी हो सकता है ना, दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है ना, स्कूल्स भी हो सकता है, कॉलेजेस भी हो सकता है, बहुत सारे चीज हो सकता है। ठीक है, कॉलेज भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, प्लेग्राउंड भी हो सकता है, पोर्ट भी हो सकता है, एयरपोर्ट भी होगा, रेलवेज हैं। ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में अच्छे इंफेसिस करेंगे, नो डाउट द ह्यूमन रिसोर्स विल आल्सो बी ट्रेन्ड, you will avail of the mineral resources, natural resources of your country. The network of railways and road transport have been considerably expanded, बढ़े हैं, निश्चित रूप से बढ़े हैं। इरिगेशन पोटेंशियल हैज़ बीन, उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि हमारा इरिगेशन सिस्टम भी ठीक हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन ठीक हुआ है, हैज़ अचीव्ड न्यू हाइट्स। आप टेलीकम्युनिकेशन के मामले में बहुत आगे बढ़े हैं। कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल। हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी के रूप में भी जैसे नए नए एम्स वगैरह या खुले, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन सब्सटेंशियल। हमारे यहाँ IIM खुले, IIT खुले, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। क्यों? इनके क्या फ़ायदे हैं? इनके ओवरऑल फ़ायदे हैं, मतलब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ सेटिंग अप किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि हम अपने देश के जो नेचुरल रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको हमको क्वालिटी के रूप में, क्वालिटेटिवली हमें उनको यूज अप कर करके और लोगों तक पहुंचाना है, प्लस पॉवर्टी को भी कम करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। यानी जो भी ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स थे हमारे आज़ादी के टाइम में, उन प्रॉब्लम्स को क्या करना है? हराना है, डिफीट करना है। This is the major motive of the government. Next है structural changing in the Indian economy. अब इंडियन इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल चेंजिंग हो रहा है ओवर द पास्ट 6 decades। पिछले कई दशकों में, लगभग कई दशक में हमने क्या किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ अंडरगोन चेंज। भारत की इकोनॉमी में बहुत चेंजेज आए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी रेफर्स टू द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स वेरियस सेक्टर्स, जैसे GDP हो गया, बदलाव आए हैं, निश्चित रूप से डेवलपमेंट हुआ है। स्ट्रक्चर चेंज देयरफॉर रेफर्स टू द चेंजेज इन द रिलेटिव शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर। हमारे देश में देखेंगे कि किसी भी दुनिया के देश में या हमारे देश में भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा हम फिर नेशनल इनकम में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़े से हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि किसी भी देश में 3 सेक्टर होता है मेनली। पहला प्राइमरी सेक्टर जिसको हम ट्रेडिशनल सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसको इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर जिसको हम सेवा सेक्टर भी के नाम से भी जानते हैं।
तो इन तीनों सेक्टर्स में आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा चेंजेज हुआ, मतलब बहुत उलट फेर हुआ, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज़ादी के समय इंडिया, दैट टाइम इंडिया वाज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी। इन दैट period, that phase of economic phase of my country, the primary sector contribute a lot more than 50% to the GDP. It was the initial stage of development process in our country. If the GDP, if the contribution of agriculture sector or primary sector in the GDP is more and more, it means our economy is in a poor shape. We are the poor economy, there is poverty, we are the weak economy. In the weak economy, the percentage of GDP is agriculture sector contribution is very high, and the service sector is very low, and secondary sector is also very low. In the same manner, in that time India का जो GDP था, on that GDP the primary sector contribute more than 50%. It was the weaker economy. India that time एक वीक इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। आज आप देखिएगा तो एकदम पलट गया, सीधे बहुत सारी चीज़ बदलाव हो गए। हाँ, लेकिन एक इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर इफ द ग्रेजुअली द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिक्रीजिंग इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, इट मीन्स ऐसा नहीं होता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इससे कमज़ोर होता है। इस कंसेप्ट को समझना होगा। जनरली हम लोग कभी कभी कुछ डिफरेंट टाइप का समझ लेते हैं, उल्टा समझ लेते हैं कि अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से घट करके 15% हो गया, इट मीन्स ये नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स नॉट दिस फिगर दैट कि आर इकोनॉमी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कमजोरी आया है, ऐसा भी नहीं होता। इट मीन्स माई एग्रीकल्चर सेक्टर इज बूमिंग एंड ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मतलब जितना एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रतिशत जीडीपी में घटेगा परसेंट के रूप में, इसका मतलब है कि दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज बिकमिंग मोर एंड स्ट्रॉन्गर। वो बहुत मजबूत हो रहा है। कल को जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 5% हो जाए, 3% हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को समझना है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे कभी कभी ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं, इसका मतलब कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर गड़बड़ा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है, इट इज़ बिकमिंग वीकर एंड वीकर। नो, ये गलत है। ये वीकर नहीं होता बल्कि और भी स्ट्रॉन्गर होता है। और इन बात के जिक्र और हम जब नेशनल इनकम में करेंगे तो ज़रूर इस बात का जिक्र करेंगे कि कैसे वो मजबूत होता है परसेंटेज गिरने के बाद भी। ध्यान देंगे आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ रिलेटिव डिक्लाइन इन दिस शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज इन दिस शेयर ऑफ द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में। जीडीपी में कृषि सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्रतिशत में गिरावट आई, लेकिन सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी इंडस्ट्री सेक्टर को का जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ा। क्या था शेयर, ये देखते हैं। हाँ, जीडीपी हैज़ गॉन डाउन अपॉन 50, यानी ये जो था कृषि का एग्रीकल्चर सेक्टर 50, अभी हमने बात किया अभी कि एग्रीकल्चर सेक्टर 50 और 51 में 55% कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में। इसका सीधी सी तरीका ये समझो कि देश का 100 रुपया का प्रोडक्शन हुआ, इस 100 रुपया में 55 रुपया कहाँ से आता था? कृषि से आता था उस समय। कब? और बाकी का जो 45% था उसमें इंडस्ट्री हो या नौकरी पेशा सर्विस सेक्टर से होता था। बट ये दिस सिनेरियो हैज़ ऑलरेडी बीन चेंज्ड ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। ये बदला। अब नाउ वी कैन सी, अब ये परसेंटेज 2011-12 में 15% है, आज भी 15-16% के लगभग है। एग्जैक्ट डेटा इकोनॉमी में तो एग्जैक्ट डेटा हम लोग बताएं कि आपको पूरे डेटा के साथ देंगे। द शेयर ऑफ इंडस्ट्री हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम अबाउट 17%। अब देखो इंडस्ट्री का परसेंटेज 50 से 51 में था, कितना? मात्र 17% था। ये बढ़कर के आज 27%, यानी यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा कृषि खूब बड़ा है। जहाँ कृषि का प्रोडक्शन मान लो कि अगर 100 टन हो रहा है, वहाँ पे 300 टन हो गया एग्जाम्पल के लिए,
और फिर भी हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में घट रहा है। किसमें? परसेंटेज के दर में घट रहा है। तो ये समझने की जरूरत है। और इंडस्ट्री, फिर इससे क्या हुआ? अब कृषि से इंडस्ट्री का उत्थान होता है। मान लो कि गन्ना का खेती होगा तब चीनी बनेगा, अब चीनी बनेगा तो चीनी का दाम बिकेगा, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। आप देखेंगे 27% बढ़ा। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर जो था ऑलमोस्ट डबल हो गया। 50 से 51 में, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, स्टार्टिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन, 30% कंट्रीब्यूट करता था सर्विस सेक्टर का, वो बढ़ करके कितना आ गया? टू 59% इन द इसमें, इस पीरियड में। तो दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसको कहते हैं पूरी चेंज हो गया हमारी इकोनॉमी स्ट्रक्चर, पूरे ढांचा का जो बदलाव हुआ, shows that India is on the march to development as shown by the history of economics development in the contemporary advanced country। और आज इंडिया अपने विकास के रास्ते पे, डेवलपमेंट के रास्ते पे, वी आर रनिंग वेरी फास्ट ऑन दी वे ऑफ, ऑन दी path of, on the track of growth and development, and we are in a position to compete with the rest of the world। एंड आज के डेट में कभी कभी प्राय आपके जो आंकड़े आते हैं, आप अखबार पेपर में सुनते हैं, टेलीविजन न्यूज में सुनते हैं कि इंडिया इज द fastest growing economy of the world। Sometimes you listen, India is the second fastest growing economy of the world। Now we are with the speed, and the government and the policy maker of my country believes in, they believe that speed is my priority। मतलब कि किसी भी सूरत में we have to maintain the speed and tempo of my growth। That speed will change and transform the lifestyle of the people of India, and we will defeat the poverty and unemployment problem in the long run, and we will compete with the rest of the world, rest of the developed country like China। China is not developed country, developing country, but the China is the fastest and about to be the developed country, and Japan, France, Germany, we have taken decisive actions to go further and in a condition to compete with the rest of the developed country of the world। तो ये यानी हमने हमारे इकोनॉमी में एक इस तरह की स्पीड है, स्पीड इज माय प्रायोरिटी। अगर हम इसी स्पीड से बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से वी विल टच द माइलस्टोन वेयर द कंट्री इज इंटाइटल्ड, द कंट्री इज गिविंग द स्टेटस ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट है टू सम अप, इंडिया हैज मेड एन इम्प्रेसिव प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट द सेक्टर्स। निश्चित रूप से वी हैव इम्प्रेसिव, आवर प्रोग्रेस इज वेरी इम्प्रेसिव in all sectors। Undoubtedly some of the problems will persist। I am not discarding that all problems are already finished, already discarded, all the problems are already solved। I accept this fact that the problems are also existing in our country। we are facing day to day many problems, but we are awakened, or we are taking initiatives very boldly to eliminate or to eradicate these problems। Some aspects of economic are still very weak, अभी भी हैं, और but the overall achievements of the economy are, लेकिन जितनी कि हमने आज तक के प्राप्त की हैं वो कम नहीं है। हमारी इकोनॉमी आज बेहतर कंडीशंस में है। मानते हैं कि चुनौतियां अभी भी कमी नहीं है, मानते हैं वीकनेसेस अभी भी हैं, मानते हैं प्रॉब्लम्स अभी भी हैं जिन्हें कम करने हैं, लेकिन जो अब तक हमने प्लानिंग पीरियड में जो हमने पाया थ्रू दी प्लानिंग कमीशन के, वो भी बहुत काबिल तारीफ और इम्प्रेसिव है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब एक चीज देखना है कि अब गवर्नमेंट की क्या रोल है इंडिया के इस इकोनॉमिक ग्रोथ में। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की सारी रोल होता है भाई। वी कैनॉट डिस्कार्ड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। विदाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट रोल, नो कंट्री कैन बी प्रोग्रेस्ड, नो कंट्री कैन बी डेवलप्ड, नो कंट्री कैन बी डेवलपिंग। सो लुक हियर, in an underdeveloped economy the state is called upon to play its guiding and
प्रमोशनल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक तो प्रमोशन तो स्टेट गवर्नमेंट ही करता है, देश की सरकार करेगी। इन इंडिया राइट फ्रॉम द डे ऑफ द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। माने आज़ाद जब भारत हुआ तो हमने क्या किया कि प्रमोटिंग रैपिड एंड डेवलप्ड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने किया कि हमें तेज गति से भी विकास चाहिए और संतुलित विकास को भी आगे बढ़ाना है, एंड सेट अप द प्लानिंग कमीशन। और इसीलिए हमने प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को गठित किया। यानी एक जनरल नॉलेज है कि व्हेन द प्लानिंग कमीशन वाज established on 15th March 1950, the planning commission was established. The task of the planning commission have to be access India's available and potential resources। हमारे जो रिसोर्स हैं, हमारे देश के जो रिसोर्स हैं, उनका हम क्या करें, मैक्सिमम यूज़ करें, मैक्सिमम इस्तेमाल करें टू मेक 5 ईयर प्लान्स फॉर, और हम क्या करें कि फॉर इंडियाज डेवलपमेंट एंड टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड एडवाइस द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट करेक्टिव मेजर्स इफ द। मतलब कि ये प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन का गठन किया, एंड द प्लानिंग कमीशन वाज डेडिकेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि इट कैन सजेस्ट, इट इज अ थिंक टैंक एंड इट कैन सजेस्ट हाउ टू मेक इंडिया डेवलपिंग कंट्री, हाउ मेक डेवलपमेंट, हाउ टू मेक डेवलपमेंट इन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ आवर कंट्री। इसके लिए हमने एक अलग से बॉडी ही बना रखा था। माना कि दिस वाज द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बट इट वाज द थिंक टैंक, टाइम टू टाइम इट सजेस्ट द गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ डेवलप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखेंगे तो डेवलपमेंट हैज़ बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट भी विकास करना था, इनडायरेक्ट भी विकास करना था। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल को अपनाया। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी व्हेन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट टुगेदर। हमारे देश में दोनों सेक्टर है, बोथ सेक्टर्स एग्जिस्ट। आवर डेवलपमेंट प्लान्स टू हैव 2 कंपोनेंट्स। हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है पब्लिक सेक्टर एंड द अनदर इज प्राइवेट सेक्टर। बात को रिपीट कर रहे हैं, बेहतर होगा आपके लिए, रिवीजन हो रहा है। द पब्लिक सेक्टर प्लान द आउटले एंड इन्वेस्टमेंट अब देखेंगे द प्राइवेट सेक्टर प्लान द आउटले एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर इन्वॉल्व डायरेक्ट गवर्नमेंटल। तो जो प्राइवेट सेक्टर का जो इसमें खर्च होता है वो डायरेक्ट होता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। द गवर्नमेंट हैज़ टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट द इन्विसेज पब्लिक सेक्टर आउटले। गौर करेंगे, सच मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज थ्रू टैक्सेशन। तो कैसे होगा, टैक्स के थ्रू होता है। पैसा कहाँ से आएगा सरकार को, टैक्स के थ्रू आएगा। सरप्लस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो पब्लिक सरकारी जो डिपार्टमेंट होता है, कंपनी होता है, उनका जो फायदा हुआ वो आया। कलेक्शन ऑफ वॉलंटरी सेविंग्स, जो वॉलंटरी सेविंग्स होता है, मार्केट लोन्स होता है, एक्सटर्नल असली बाहर से लोन लेते हैं और डेफिसिट फाइनेंसिंग करके लेते हैं। इन सब से जो पैसा आता है सरकार क्या करती है, निवेश करती है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है। These resources are then utilized for the purpose of for which the plan has allocated them, such as agriculture industry। इसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह वगैरह में सरकार जो डायरेक्ट लगाती है उसको कहते हैं क्या, तो कहते हैं उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बिगनिंग विथ मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब हमने पहले ही बताया कि सरकार ने योजना आयोग में कितना 1960 करोड़ रुपया खर्च किया इन दी फर्स्ट प्लान 51 से 56 में। द अमाउंट रीच द स्टैगरिंग फिगर, ये पहुंच गया लगभग 11वीं योजना में कितना, लगभग पहुंच गया 36,76,000 करोड़ 11वीं योजना में खर्च किया गया। कितना का इन्वेस्टमेंट होगा।
12वीं योजना में बढ़ के और भी ज़्यादा हो गया, लगभग 76 लाख हो गया। और 5 ईयर पीरियड में 17 में द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स एनुअल बजट मेक्स प्रोविजन फॉर आउटले। लेकिन ये खर्चा कहाँ से? एनुअल बजट से, हर साल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उससे किया जाता है, और वो राज्यों को भी दिया जाता है। इससे स्टेट फॉर डेवलपमेंट स्कीम्स चलते हैं दैट आर स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर, राज्य भी चलाता है। इन इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी द प्राइवेट सेक्टर टू हैज द इंपॉर्टेंस रोल टू प्ले द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में देखेंगे कि स्टेट भी, प्राइवेट सेक्टर भी एक रोल अदा करता है। चूंकि हमने पहले भी बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स द coexistence of public sector and private sector, both the sectors works together. The government fixes the tentative outlay envisaged in the private sector in each plan and the target in it's expected to achieve. उनके लिए भी है the financial and physical target in the private sector plan are then sought to be achieved by active help, participations and direction of the government in the form of various facilities, concessions, subsidies etc. उनको मिलता है। Provided by it, taxation policies are tuned to promoting, taxation policy जो है वो ट्यून टू प्रमोट किया जाता है सेविंग, वेयर एज कंजेनियल इकोनॉमिक क्लाइमेट इज बिल्ट अप टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। सब्सिडीज भी है, टैक्स कंसेशन भी है, ये सब भी दिया जाता है हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री के लिए। मतलब कि जो इंडस्ट्री हाई प्रायोरिटी में आते हैं उन सबको इसमें बहुत सारी छूट, बहुत सारा डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्री। अब देखेंगे, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स, तो मान लो कि अगर हमें बहुत तेज गति से डेवलपमेंट चाहिए, अगर फास्ट डेवलपमेंट चाहिए होगा, तो अ पुल ऑफ हाईली इफिशिएंट एंड ट्रेन्ड मैन पावर टू टेक चार्ज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे लोग बनाएंगे? एक पूरी ग्रुप होगी, किसका? हाईली इफिशिएंट एंड ट्रेन्ड लोगों का। इफ आवर ह्यूमन रिसोर्सेज आर ट्रेन्ड, they are highly educated, they are efficient, highly efficient, so they will make very rapid growth, they will ensure rapid growth. The country requires skilled workers, हमें ऐसे लोग को चाहिए, trained persons को चाहिए, qualified engineers चाहिए and technicians चाहिए, efficient manager चाहिए। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और पब्लिक सेक्टर के लिए भी, दोनों के लिए चाहिए। The government of India has set up a chain of industrial training institutes. भारत सरकार ने कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के लिए भी है, कि जहाँ पर कि स्किल्ड पर्सन्स को, स्किल्ड वर्कर्स को, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार किया जाए, क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमी को मिले, प्रोडक्टिव यूनिट्स को प्रोवाइड किया जाए, तो ताकि हाई लेवल मैन पावर इज मेड अवेलेबल टू द इकोनॉमी फॉर इट्स एफिशिएंट वर्किंग एंड स्मूथ प्रोग्रेस, और हमारा प्रोग्रेस भी स्मूथ हो। द मैन पावर हैज नॉट ओनली टू बी फुली ट्रेन्ड, उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाए, पूरी तरह से ट्रेनिंग ही नहीं, बट ऑल्सो फिजिकली फिट एंड हेल्दी, और उन्हें फिजिकली फिट भी रखा जाए, हेल्दी भी रखा जाए। फॉर दिस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, और इसके लिए सरकार क्या करती है? कई सारे हेल्थ फैसिलिटी भी दिया है इन द फॉर्म ऑफ, क्या है? फ्री मेडिकल एंड हॉस्पिटल्स, वहाँ पे कि आप काम भी करो कभी भी, और बीच बीच में ऐसे लोगों का मेडिकल उपचार, मतलब कि टेस्टिंग भी होता है, ताकि लोग एक स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग human resource develop हो, so that they will contribute to the Indian economy and make India is a very sound economy को
तैयार करे। तो डिस्पेंसरीज भी हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं। ऑल दिस द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग स्किल। अब मान लो कि अगर हमारे जो पॉपुलेशन अगर एजुकेटेड है तो हेल्दी है, तो ऐसे में स्किल्ड भी हमारा अच्छा होगा। हेल्दी एंड एफिशिएंट वर्क फोर्स इज रिगार्डेड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, वेदर एग्रीकल्चरल, चाहे वो कृषि में हो, इंडस्ट्रियल रिसर्च हो, मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च हो, ये सारे क्या हो रहे हैं, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज दिस इंडीड बीन पायनियरिंग एंड पैटर्नल। अब कह रहा है कि जो सरकार की जो रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो तो बिल्कुल बेहतर है, इंपॉर्टेंट रोल है, पैटर्नल रोल है, मैंने उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप सरकार के रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसी के ऊपर में सब कुछ है। हाँ, जरूर उसको सपोर्ट करेगा प्राइवेट सेक्टर। इट हैज़ नॉट ओनली डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द इकोनॉमी टू इंश्योर इट्स फास्टर ग्रोथ, बट हैज़ हेल्प द गाइडेड द प्राइवेट सेक्टर टू बिकम एन इफेक्टिव एजेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो उनको भी करना है। विद द रिसेंट चेंजेस इन government's economy policy which incorporate a far greater degree of liberalization, privatization and competition, the private sector is being given a greater responsibility। लेकिन आज जब इंडिया 91 की पॉलिसी हमारे देश में अडॉप्ट किया गया, 91 की पॉलिसी का मतलब होता है कि जब हमने लिबरल इकोनॉमी को अडॉप्ट किया 91 में पॉलिसी को, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो बढ़ गया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है। बट द गवर्नमेंट वुड नॉट सर्क फ्रॉम दी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी में रोल तो बढ़ गया है, लेकिन सरकार देह नहीं चुराएगा उससे। ऐसा नहीं सरकार कहे कि नहीं अब तो सब तो प्राइवेट ही करेगा, मेरी तो कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसा गलत है। सरकारी सेक्टर की भी भूमिका एक बहुत ज़रूरी है, वो उससे हट नहीं सकता है। क्लियर है ना। इवन नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अपॉन इटसेल्फ द वाइटल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग द डेवलपिंग इकोनॉमिक सोशल। अब जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आज भी सरकार का की जो रोल है वो भी इम्पॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट द सर्विसेज, द प्राइवेट विल बी नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। सरकार को भी देना है। Hence, while private sector has now been asked to assume greater role in directly productive activity में आप लगाइए, the government would act as the guide and facilitator of the development। मतलब कि ओवरऑल जो सरकार की जो भूमिका है वो एक गाइड के रूप में रहेगा, एक मास्टर के रूप में रहेगा। प्राइवेट सेक्टर मस्ट डू मच मोर फॉर इन द एज ऑफ लिबरल पॉलिसी, इन द एज ऑफ LPG पॉलिसी। No doubt the role of private sector has been expanded. They have to play vital role, central role in the formulation of the plans, in the development process of the country economy. But the role of government cannot be ignored, because government is the parental, it is the paternal organ to run the state or to run the developmental process of the country. It will guide, it is the mentor of the private sector and the whole sector. That's all. Thank you.